आज की हमारी पड़ताल में आपका स्वागत है। चलिए एक कल्पना से शुरू करते हैं। सोचिए पंजाब में एक 6 साल का बच्चा अचानक राजस्थान के एक ऐसे गांव के बारे में बताने लगता है जहां वो कभी गया ही नहीं। अच्छा। वो अपनी पत्नी का नाम लेता है और उस आदमी का भी जिसने 25 साल पहले उसकी हत्या की थी। ये तो काफी अजीब है ना? हाँ। ये कोई कोरी कल्पना नहीं बल्कि हमारी आज की कहानी का केंद्र है, जिसका शीर्षक है पुनर्जन्म किसान, मिट्टी में न्याय। बिल्कुल। ये सिर्फ एक पुनर्जन्म की कहानी नहीं है, ये इस बात की पड़ताल है कि क्या किसी इंसान का अपनी जमीन से रिश्ता इतना गहरा हो सकता है कि वो मौत के बाद भी ना टूटे। और देखिए, यही बात इस कहानी को असाधारण बनाती है। कैसे? पुनर्जन्म की कहानियां अक्सर व्यक्तिगत मोक्ष या अधूरे प्यार के इर्द गिर्द घूमती हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन यहाँ पुनर्जन्म का मकसद सामाजिक न्याय है। ये एक निजी यात्रा से कहीं ज्यादा एक सामुदायिक जिम्मेदारी की कहानी बन जाती है। सवाल ये नहीं है कि मैं कौन था। बिल्कुल। सवाल ये है कि मेरे लोगों के साथ जो अन्याय हुआ उसे कैसे ठीक किया जाए। तो इस कहानी की जड़ें हमें ले जाती हैं 25 साल पहले राजस्थान के बादरपुर गांव में। कहानी में हरिराम नाम के किसान का जिक्र है। और उससे सिर्फ एक किसान की तरह नहीं दिखाया गया। नहीं, वो उससे कहीं ज्यादा था। हाँ, वो उस जमीन का एक हिस्सा था जिस पर वो खेती करता था। कहानी में एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है। कौन सी? वो कहता था, धरती माँ बोलती नहीं लेकिन सुनती सबकी है। वाह, ऐसा लगता था मानो वो मिट्टी से बातें करता हो, उसकी नब्ज पहचानता हो। ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कहानी में मिट्टी सिर्फ एक संसाधन नहीं है। नहीं, वो एक जीवित चरित्र है। हरिराम का उसके साथ रिश्ता वैसा ही है जैसा किसी का अपने परिवार से होता है। सही कहा। ये आज के नजरिए से कितना अलग है, जहां जमीन को अक्सर सिर्फ उत्पादन का एक जरिया या एक वस्तु माना जाता है। बिल्कुल। ये कहानी हमें उस पुराने गहरे रिश्ते की याद दिलाती है जहां इंसान और प्रकृति एक दूसरे से जुड़े थे। हरिराम सिर्फ फसल नहीं उगा रहा था, वो जमीन की देखभाल कर रहा था। और बदले में जमीन उसकी और पूरे गांव की देखभाल कर रही थी। बिल्कुल। और शायद यही वजह थी कि वो गांव में इतना सम्मानित था। उसकी पत्नी लक्ष्मी, जो हमेशा पीली चुनरी ओढ़े रहती थी, दोनों मिलकर एक मिसाल थे। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब प्रकृति ही रूठ जाती है। सूखा। हाँ, गांव में भयानक सूखा पड़ता है, फसलें जल जाती हैं और भुखमरी का साया मंडराने लगता है। और देखिए, संकट के समय ही किसी समाज का और व्यक्ति का असली चरित्र सामने आता है। सही बात है। हरिराम वही करता है जो एक सच्चा अगुवा करेगा। वो अपनी जमीन, अपना घर, सब कुछ गिरवी रखकर गांव वालों के पेट भरने का इंतजाम करता है। पर हर समाज में अच्छाई के साथ ईर्ष्या भी होती है। हाँ, और वो ईर्ष्या आती है गांव के जमींदार धनपाल सिंह के रूप में। उसे हरिराम की बढ़ती इज्जत से खतरा महसूस होता है। उसे लगता है कि गांव वाले हरिराम को ही अपना नेता मान लेंगे। और यहीं से साजिश की नींव पड़ती है। एक रात जब हरिराम अपने खेतों की रखवाली कर रहा था, ठीक उसी वक्त, हाँ, धनपाल के लोग उसे चुपके से एक सूखे कच्चे कुएं में धक्का दे देते हैं। और ये सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं थी, ये उस भरोसे की मौत थी जो गांव वालों का एक दूसरे पर था। सही कहा। धनपाल ने सिर्फ हरिराम को नहीं मारा, उसने पूरे समुदाय की आत्मा को घायल कर दिया। और इस हत्या को एक दुर्घटना बताकर सच पर एक पर्दा डाल दिया गया। लेकिन जख्म अंदर ही अंदर रिश्ता रहा, और यहीं पर कर्म का चक्र अधूरा रह जाता है। कर्म का चक्र, इसका मतलब सिर्फ बदला लेना तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब हम कहते हैं कि हरिराम का कर्म अधूरा था, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसका बदला अधूरा था। अच्छा। उसका कर्म था गांव की सेवा करना, उस जमीन को सींचना। उसकी हत्या ने उस चक्र को हिंसक रूप से तोड़ दिया था। अब उस चक्र को पूरा होना था, लेकिन एक अलग शरीर में, एक अलग समय में। तो हरिराम की कहानी तो उस कुएं में ही खत्म हो गई, या हमें ऐसा लगा। हाँ, लेकिन असल कहानी तो 25 साल बाद सैकड़ों किलोमीटर दूर पंजाब के जलंधर में शुरू हो रही थी, जब अर्जुन का जन्म हुआ। अर्जुन। कहानी में लिखा है कि जन्म से ही उसके हाथ में मिट्टी की महक थी। और जब उसने 2 साल की उम्र में बोलना शुरू किया, तो वो ऐसी बातें करने लगा जो एक बच्चे की कल्पना से बहुत ज्यादा थी। जैसे? वो अपनी सफेद पगड़ी मांगता था, बैलों को खाना खिलाने की बात करता था। और ये वो चीजें थी जो उसके शहरी परिवार ने कभी देखी या सुनी भी नहीं थी। कभी नहीं। ये बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। मामला तब और गंभीर हो गया जब 6 साल की उम्र में उसने साफ साफ कहा, पिताजी, मैं राजस्थान का बादरपुर गांव जानता हूँ, वहां मेरा घर है, वहां मेरी पत्नी लक्ष्मी रहती थी।
6 साल का बच्चा। हाँ, एक 6 साल का बच्चा अपनी पत्नी का जिक्र कर रहा है। ये उसके परिवार के लिए कितना चौंकाने वाला रहा होगा। यकीनन, क्योंकि ये सिर्फ धुंधली यादें नहीं थीं, ये बहुत ही विशिष्ट विवरण थे। जैसे लक्ष्मी का नाम, सफेद पगड़ी और बादरपुर गांव, ये मनोविज्ञान के उन रहस्यों में से एक है जिसे हम शायद कभी पूरी तरह न समझ पाएं। कि क्या चेतना शरीर से परे भी मौजूद रह सकती है? हाँ, ये कहानी इसी विचार को सामने रखती है कि कुछ अधूरी इच्छाएं, कुछ अधूरे काम इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो समय और स्थान की सीमाओं को लांघ जाते हैं। अर्जुन बड़ा होता गया और 18 साल की उम्र तक उसमें खेती का एक ऐसा ज्ञान था जो उसने कभी सीखा नहीं था। मतलब एक सहज ज्ञान? बिल्कुल। कहानी के मुताबिक वो मिट्टी की नमी देखकर बता सकता था कि फसल कैसी होगी या बीज कब बोना है। ये उसके अंदर का हरिराम था जो अब बाहर आने के लिए बेचैन था। और फिर एक दिन बादरपुर जाना है, मेरी कहानी अधूरी है। और यहीं से कहानी का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होता है। ये सिर्फ एक लड़के की घर वापसी नहीं है, ये इतिहास की वापसी है, न्याय की वापसी है। परिवार उसकी जिद के आगे झुक जाता है और उसे राजस्थान ले जाता है। और वहां जो होता है वो किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। क्या होता है? जैसे ही अर्जुन बादरपुल की मिट्टी पर पैर रखता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कहता है, ये मेरा गांव है, मैं यहीं था, यहीं मरा था। वो बिना किसी से पूछे सीधा हरिराम के खंडहर हो चुके घर पहुंच जाता है। हाँ। उसे घर का कोना कोना याद था। वो उस जगह की तरफ इशारा करता है जहां उसकी पगड़ी रखी होती थी। यहाँ मिट्टी से जुड़ाव की थीम अपनी पूरी ताकत से वापस आती है। सही कहा। ऐसा लगता है जैसे उस जमीन ने, उस मिट्टी ने उसकी यादों को फिर से जगा दिया हो। जैसे स्मृति सिर्फ दिमाग में नहीं, बल्कि उस जगह की हवा और मिट्टी में भी बसी हुई थी। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि हमारी पहचान सिर्फ हमसे नहीं, बल्कि उन जगहों से भी जुड़ी होती है जहां हम रहते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है। पूछिए। अगर अर्जुन को सब कुछ इतनी सटीकता से याद था, तो क्या वो असल में अर्जुन था या सिर्फ हरिराम का एक नया शरीर? उस लड़के की अपनी पहचान कहाँ थी? ये थोड़ा परेशान करने वाला भी लगता है। यह एक बहुत गहरा दार्शनिक प्रश्न है। और देखिए, कहानी इसका कोई सीधा जवाब नहीं देती। तो फिर शायद अर्जुन दोनों था, एक युवा शरीर जिसमें एक पुरानी आत्मा की यादें और अधूरा मकसद था। हो सकता है कि हरिराम की प्रबल इच्छा ने अर्जुन के जीवन को एक दिशा दे दी हो। ये हो सकता है। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी पहचान कितनी हमारी अपनी है और कितनी उन लोगों की विरासत है जो हमसे पहले आए। और फिर कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सारे राज खुलने वाले थे। क्लाइमैक्स। हाँ, अर्जुन गांव वालों के साथ चलते चलते उस पुराने सूखे कुएं के पास रुक जाता है। वो उसकी तरफ इशारा करके चीखता है, यहीं मुझे धक्का दिया था। और ये वो पल था जब गांव का दबा हुआ सच बाहर आ गया। जो बुजुर्ग थे वो कांप उठते हैं, क्योंकि वो ये राज जानते थे पर डर के मारे चुप थे। उनमें से एक कहता है, बेटा ये बात तो हमने किसी को नहीं बताई थी। इस एक वाक्य ने 25 साल पुराने झूठ के पर्दे को फाड़ दिया। और सबको यकीन हो गया कि ये हरिराम ही है जो न्याय के लिए लौटा है। और अब बारी थी उस व्यक्ति से सामना करने की जिसने ये अन्याय किया था। धनपाल सिंह। अर्जुन का सामना अब बूढ़े और कमजोर हो चुके जमींदार धनपाल सिंह से होता है। अर्जुन उसे देखते ही पहचान लेता है और दहाड़ता है, तूने मुझे मारा था, तेरे गुंडों ने मुझे कुएं में फेंका था। जरा एक पल के लिए रुकते हैं। 25 साल का दबा हुआ सच, एक बूढ़ा जमींदार और एक 18 साल का लड़का जिसके अंदर एक मरी हुई आत्मा बोल रही है। उस एक पल में पूरे गांव के सामने इतिहास और वर्तमान आकर टकरा गए। ये किसी अदालत का मुकदमा नहीं था। नहीं, ये उससे कई ज्यादा बड़ा था। ये एक तरह का कह सकते हैं कि ब्रह्मांडीय न्याय था, जहां पीड़ित खुद लौट कर आया था मुजरिम को कटघरे में खड़ा करने। और धनपाल सिंह उस सच के बोझ तले दब जाता है, टूट जाता है। वो वहीं सबके सामने अपना जुर्म कबूल कर लेता है। तो हरिराम की आत्मा को शांति मिलती है और धनपाल को उसके किए की सजा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं, और यही इस कहानी की सबसे बड़ी खूबी है। अगर कहानी यहीं खत्म हो जाती तो ये सिर्फ एक बदले की कहानी बन के रह जाती। सही। लेकिन न्याय का असली मतलब यहां से शुरू होता है। अर्जुन बादरपुर में ही बसने का फैसला करता है। वो कहता है, जहां मेरी मिट्टी है वहीं मेरा जीवन है। लेकिन अब वो सिर्फ हरिराम की यादों वाला लड़का नहीं है। वो अर्जुन है जिसके पास हरिराम का अनुभव भी है और नई पीढ़ी की तकनीक और सोच भी। ये उस गांव की खेती, उसकी समृद्धि
और उसकी आत्मा का भी पुनर्जन्म है। वो गांव की सूखी जमीनों में फिर से जान डाल देता है। अपने पुराने ज्ञान और नई तकनीकों को मिलाकर। तो न्याय सिर्फ धनपाल को सजा मिलने से नहीं हुआ। नहीं, असली न्याय तब हुआ जब अर्जुन ने गांव की सूखी जमीन को फिर से जिंदा किया। ये कहानी बताती है कि न्याय का मतलब सिर्फ विनाश नहीं, निर्माण भी है। उसने उस चीज को वापस बनाया जिसे धनपाल की ईर्ष्या ने नष्ट कर दिया था। गांव का भरोसा, उसकी हरियाली, उसकी आत्मा। मतलब उसने उस टूटे हुए चक्र को फिर से पूरा किया। बिल्कुल सही। हरिराम का जो कर्म अधूरा रह गया था, जमीन की सेवा, अर्जुन ने उसे आगे बढ़ाया, और पहले से भी बेहतर तरीके से। कहानी का अंत बदला लेने पर नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत और निर्माण पर होता है। गांव वाले कहते हैं, हरिराम वापस आ गया, इस बार अर्जुन बनकर। ये वाक्य सब कुछ कह देता है। हाँ, ये सृजनात्मक न्याय का सबसे सुंदर उदाहरण है। तो इस पूरी पड़ताल का सार क्या निकलता है? ये कहानी सिर्फ कर्म और न्याय की नहीं है। नहीं, ये पहचान की भी है, और उस गहरे अटूट रिश्ते की है जो एक इंसान का अपनी मिट्टी से हो सकता है। ये हमें बताती है कि सच्चाई को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। सीखा। और ये सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाती है। क्या? एक पल के लिए अगर हम पुनर्जन्म के अलौकिक पहलू को अलग भी रख दें, तो भी ये कहानी हमें किसी व्यक्ति के काम की स्थायी विरासत के बारे में क्या सिखाती है? ये एक अच्छा सवाल है। क्या किसी का अपने समुदाय और अपनी जमीन के लिए किया गया अच्छा काम इतना शक्तिशाली हो सकता है कि उसकी ऊर्जा या उसकी याद उसकी मौत के दशकों बाद भी उस जगह को प्रेरित करती रहे, उसे संवारती रहे? शायद असली पुनर्जन्म यही है। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।